हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल युक्तेश ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बच्चों, लास्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस। ओके, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से फिनिश करते हैं, डीप चलेंगे और हाई लेवल तक आपको पढ़ेंगे। ओके, एस्टेट का सारा सिलेबस यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। गाइस, आज है कंसेप्ट अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करते हैं और यहां पर बेस लिखेंगे। ओके, प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, एसिड बेस होते क्या उनकी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले हम टेस्ट से बातें करते हैं कि इनका टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये सॉल्ट खट्टे होते हैं बेटा और ये बिटर, ओके, कड़वे होते हैं। ठीक है, ये बिलियोलिटमस चेंज इनटू रेड में कन्वर्ट करते हैं और ये रेड लिटमस को चेंज इनटू ब्लू। सो दोस्तों, याद कैसे रखना, ध्यान से देखिए कि बेस बी आना चाहिए लास्ट में। ओके, तो मतलब क्या है कि रेड से ब्लू और यहां से ब्लू से रेड बनेगा। बोलो क्लियर पॉइंट? ठीक है, ये जो मटेरियल है एसिड, और क्या करता है बेटा? रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस। एक्वस कहते हैं बच्चों पानी का सॉल्यूशन। ओके, किसका सॉल्यूशन? पानी का। वाटर का अगर कोई सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एक्वस। तो अगर हमने कोई एसिड वाटर में डाला है तो ही वो एसिड का बिहेवियर शो करेगा, वरना वो एसिड का बिहेवियर शो नहीं करेगा। जैसे हम बोले कि ड्राई HCl डज नॉट वर्क एज एसिड, बट एक्वस फॉर्म ऑफ HCl वर्क एज एसिड। ओके, ये H प्लस रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज इन एक्वस। ये एक्वस में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ओके, पीएच क्या होता है? 0 से लेकर 7 pH। ओके, या मैं ये कह दूं कि हमारे पास जो एक रेंज होती है, मैं एक रेंज लिख देता हूं बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4। ओके, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? अगर यहां पर है 0 pH पर स्ट्रॉन्ग एसिड और 14 पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि यहां से एसिडिटी घट रही है, न्यूट्रल आया और न्यूट्रल के बाद बेसिक आया, मतलब बेसिसिटी इधर बढ़ेगी। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर पीएच किसी का 3 किसी का 1 है तो बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा पीएच 1 का। इसका मतलब जिसका पीएच लोअर रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहने वाला है। बोलो क्लियर पॉइंट? यस, क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो हमारे हो गए। आगे बेटा, एसिड जो होते हैं अगर हम इनको मेटल से ट्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करते हैं। सेम ऐसे ही अगर बेस जो होते हैं अगर मैं इनको मेटल से ट्रीट करता हूं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, लेकिन सारे बेस, ओके, ये रिएक्शन नहीं देंगे, सारे एसिड भी ये रिएक्शन नहीं देंगे मेटल वाले। जैसे HNO3 मैग्नीशियम के साथ कोल्ड में HNO3, याद रखना बेटा, कोल्ड HNO3 मैग्नीशियम से हाइड्रोजन गैस नहीं देता जबकि एसिड है, लेकिन अगर वही हॉट हो जाए, उसको हीट कर दें तो मैग्नीशियम से वो रिएक्शन देगा। ओके, कर रखिए बात। चलो, ये छोटी छोटी सी बातें थी एसिड बेस के बारे में। ठीक है, अब हम और आगे देखेंगे इसमें पॉइंट और क्या क्या हो सकते हैं भाई। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं पकड़ो भाई। एसिड और बेस
अगर किसी सॉल्यूशन में है, किसमें, किसी में सॉल्यूशन में, तो मुझे चेक करना है कि एसिड बेस इंडिकेट कब होगा। तो वो बेटा इंडिकेटर से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? इंडिकेटर। क्या बताता है इंडिकेटर? कि कोई सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल एसिड होगा या बेस होगा, वो चीज बात कौन बताएगा? इंडिकेटर। जैसे बाइक चलाते हो ना, इंडिकेटर देते हैं तो बताता है डायरेक्शन, ऐसे ही इंडिकेटर शो करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर है बेटा। सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे मिथाइल ऑरेंज, नेफ्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जैसे टर्मेरिक। ओके, जैसे हमारे अगर कपड़ों पर कोई कड़ी वगैरह गिर जाती है, ओके, तो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हाँ, फिनोल्फ्थलीन, PHE, फिनोल्फ्थलीन। ओके, फिनोल्फ्थलीन है, ठीक है। अगर गिर जाती है बेटा, और जब हम उसको किससे वॉश करते हैं? अगर सॉप से वॉश करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो बेटा क्या है? टर्मेरिक और रेड कैबेज और पेटल्स ऑफ सनफ्लावर्स, जैसे सचेस कौन सा है? जर्जनियम और हाइड्रेंजिया, एक लास्ट और है, ओके, कौन सा? पिटूनिया। ये ऐसे हमारे पास प्लांट हैं, ओके, जिनके लीव्स या फिर जिनके सेपल्स जो है वो क्या करते हैं बच्चों? इंडिकेटर का काम करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इंडिकेटर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एसिड बेस से क्या बनते हैं? साल्ट बनता है। एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। अगर मेरे पास में यहां एक HCl है प्लस में एक NaOH है, ओके, तो बच्चों सॉल्ट बनेगा NaCl और साथ में वाटर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सॉल्ट बन रहा हो और क्या रिलीज हो रहा हो? वाटर, तो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इस रिएक्शन। क्लियर पॉइंट? क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन को हम बोलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। हमारे पास अगर HCl है स्ट्रॉन्ग प्लस बेस हमारे पास वीक है NH4OH, तो बेटा सॉल्ट तो यहां भी बनेगा। सॉल्ट तो यहां भी बनेगा। किसका सॉल्ट बनेगा? NH4Cl प्लस H2। आपको क्या याद रखना भाई? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो ये सॉल्ट बना है ये बेसिक सॉल्ट है या फिर ये एसिडिक सॉल्ट है। ध्यान से सुनना भाई। HCl स्ट्रॉन्ग है, ओके, और NH4 ये वीक है, ठीक। तो बेटा अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है तो ये जो बना है यहां पर कैसा बना है? ये एक वीक सॉल्ट बना है, ओके। और किसका किसका बना बेटा? एसिड का। तो जो ये सॉल्ट बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। और इसका जो पीएच रहने वाला है वो लेस देन रहने वाला है कितने से? 7 से। बात समझ में आई? इसका पीएच कितने? लेस देन 7 से। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई HCl स्ट्रॉन्ग और NH4 वीक कैसे है? ठीक है, हम बात करते हैं कि एसिड जो होंगे वो भी दो टाइप के होते हैं और बेस जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ओके। एसिड दो टाइप के कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। सब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस
और एक वीक बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली H प्लस रिलीज करते हैं, कंप्लीटली H प्लस रिलीज करते हैं, जैसे HCl, H प्लस Cl नेगेटिव, ओके, H2SO4 क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव प्लस 2H प्लस। वीक एसिड वो होते हैं, क्या होते हैं वीक एसिड, जो इनकम्प्लीट H प्लस रिलीज। कैसे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H प्लस, ओके। या दूसरे वर्डों में हम ये कहें कि ये जो एसिड होता है इसमें बेटा कितने H हैं, 1 और यहाँ 3 यहाँ पर भी है, तो एक कंप्लीटली H प्लस देना चाहिए था। अब कंप्लीटली तो इसने रिलीज किया नहीं, इसने केवल एक H रिलीज कर दिया, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि ये वाला वीक एसिड है। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई, वीक एसिड, ओके। सेम एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या भाई, जो कंप्लीटली क्या कर दे, कंप्लीटली OH रिलीज करे, और वे क्या है, इनकम्प्लीट। जैसे भाई इसमें अगर ले तो NaOH क्या टूटेगा, Na प्लस में और OH नेगेटिव, कंप्लीट। यहां करें तो NH4OH, ओके, वीक है। बात समझ में आई। तो ये थे हमारे स्ट्रॉन्ग और ये थे हमारे वीक। अभी हम जो ये बातें कर रहे थे कि भाई एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा, वो हम यहां से पता करेंगे। अगर हमारे पास जो भी स्ट्रॉन्ग है तो वो उसी का सॉल्ट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग पीएच रहेगा। मानो ये HCl था बेटा, पीएच क्या होता है, 0 से 7 के बीच रहता है, ओके। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा, अगर ये वीक है उससे है किससे, बेस से, तो ये बनेगा pH 7 से कम वाला। लेकिन अगर ये ऐसा होता CH3 C डबल OH और प्लस NaOH, अब क्या होता, बनेगा BBA CH3 COONA, साथ में H2 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ BBA, बट ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये बेस का सॉल्ट बना है, दिस सॉल्ट इज बेसिक, ओके। तो इसका जो पीएच रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा ग्रेटर देन 7, वो 7 से ज्यादा रहेगा पीएच। बात समझ में क्लियर। तो हमने बच्चों दो तरीके के सॉल्ट देख लिए कि एसिडिक हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। बोलो क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्शन देखते हैं मेटल के साथ, ओके। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं। जैसे अगर हमने NaOH की रिएक्शन किसके साथ की है, अगर हमने NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ कर दी है तो क्या बनेगा, ZnNa2 ZnO2, ओके, ZnO2 और साथ में क्या रिलीज हुआ, H2 गैस, ओके। ये हमने बेस से रिएक्शन की हुई है। बात समझ में आई। बट ये रिएक्शन बेटा जो NaOH है ऑल मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा, नॉट रिएक्ट विद ऑल मेटल्स। सारे मेटल से ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। बात समझ में आई। हर मेटल से ये रिएक्शन नहीं होगी, केवल किससे होगी, जिंक से ये रिएक्शन होने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं
बेस की रिएक्शन, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से करता हूं, जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा कि भाई बेस है CaOH ट्वाइस और साथ में क्या डाल दिया, CO2 डाल दिया, क्या बनेगा भाई, CaCO3 और प्लस में क्या रिलीज हुआ, H2। बच्चों ये कंपाउंड बना है सॉलिड, ओके, जिसको मार्मर संगमरमर वगैरह वगैरह चीजें बोलते हैं हम, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आई? यस, बिल्कुल। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैंने CaCO3 में क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ CO2, तो बनेगा CaHCO3 twice. This is water soluble complex, water soluble molecule, ओके। अगर हम इसकी रिएक्शन, अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर इनकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट CO2 और H2 बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट CO2 और H2 बनता है। बोलो क्लियर पॉइंट, ये क्लियर? देखो कैसे बनेगा भाई, अगर मैंने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ की है, एसिड के साथ की है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। ध्यान से देखना रिएक्शंस को कि अगर मैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कर रहा हूं तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। देखो दिस इज मेटल ऑक्साइड और प्लस Hc, क्या बना, CuCl2 प्लस में H2। क्लियर बेटा? ये कलर जो होता है CuCl2 का वो ग्रीन रहेगा। कैसा रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, ओके। कैसा रहेगा, ब्लू ग्रीन बोल सकते हैं इसको, ब्लू ग्रीन। बात क्लियर, यस और नो? तो हमने काफी कवर कर लिया है। वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड, ये तो था बेटा मेटल ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड हो तो मेटल ऑक्साइड से क्या बनता है, वही CO2 CaCO3 बनता है, ओके। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस। एक्वस में एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ओके। लेकिन हमारे पास कुछ मटेरियल है जैसे ग्लूकोज एंड अल्कोहल, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्लूकोज और अल्कोहल, ओके, क्योंकि ये डिसॉल्व होते हैं, ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते हैं। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल्कली बेस। बेटा अल्कली बेस में जैसे KOH, NaOH, LiOH, ये सारे अल्कली बेस हैं, ओके। क्लियर है? ये क्या होते हैं, MgOH। अल्कली बेस उन्हें बोलते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो ये बेस जो है बच्चों, ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट जितने ऑल बेस हैं, ठीक है, सारे बेस कभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। केवल कौन से बेस सॉल्युबल होते हैं, जो केवल अल्कली बेस होते हैं, वो केवल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अगर मैं एसिड की रिएक्शन वाटर से कर दूं, मतलब क्या है कि अगर मैं इसका डाइल्यूशन कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, डाइल्यूशन कर दूं, तो रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। ऐसी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। इसीलिए 10th का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि क्यों एसिड को वाटर में नहीं डालना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सॉरी, क्यों एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर डालना चाहिए। देखो वाटर जो होता है, अगर मैंने उसमें एसिड डाला तो नीचे कंसंट्रेशन कम है बेटा H प्लस की। ओके, इसको समझते हैं, पकड़ो। देखो अगर मैंने यहां पर क्या लिया, यहां पर मैंने एक ट्यूब ली, ठीक है, इसमें क्या है एसिड, और हम क्या ऐड कर रहे हैं यहां से, हम इससे डाल रहे हैं वाटर। क्या डाल रहे हैं यहां से, वाटर। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये ट्यूब है और हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहां से एसिड, और ये क्या है वाटर। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए और कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओके, एक मिनट देखते हैं इसको बेटा। अगर हम यहां क्या है एसिड, इसमें है H प्लस। ओके, अगर हम वाटर डालेंगे तो H प्लस से इतनी जल्दी रिएक्शन होगा कि ये पंप करके बाहर जाएगा। समझे? तो करना क्या है कि हमें वाटर रखना है यहां पर जहां H प्लस बिल्कुल लेस है, तो हम ऐसे आराम से डाल सकते हैं। ओके, और बॉल से डालना ध्यान रखना आपको। ओके, क्लियर रहेगा। चलो और प्रश्न, बच्चों जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूशन, चाहे हम डाइल्यूशन एसिड का कर रहे हो, चाहे डाइल्यूशन हम बेस का कर रहे हो, दोनों का। ओके, अगर हम एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जैसे हमने लिखा भाई HCl है प्लस में H3O प्लस H2O है, तो ये बनेगा क्या, H3O प्लस साथ में Cl नेगेटिव। ओके, तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है दिस इज एसिडिक इंडिकेशन, और सेम बेस में अगर NaOH है और साथ में हम डाल दें H2O, क्या बनेगा ये, यहाँ पर OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी वाटर में। ओके, लेकिन अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन पर H3O प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन में डिक्रीज एज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जैसे मैं कहने लगूं भाई कि पहले वॉल्यूम जो था वो 2 लीटर था, अब 2 लीटर में एसिड का था, मैंने उसमें पानी डाल दिया, तो बेटा जो 2 लीटर में था अब उसकी क्या है OH या फिर H3O की जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो क्लियर। ठीक, नेक्स्ट। कुछ पीएच है बेटा, क्योंकि हमने क्या किया, अभी हमने एसिड बेस पढ़ा, तो बेटा एसिड बेस को जो हमने इंडिकेट किया, एसिड बेस वो हमने पीएच से देखा। ओके, pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14। बच्चों यहां से निकालेंगे गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है, गैस्ट्रिक का वो होता है ये वाला pH। ओके, गैस्ट्रिक। लेमन जूस का जो pH होता है वो होता है ये वाला 2.2, लेमन जूस। माउथ का जो pH होता है बेटा वो होता है 5.5। ओके, दूध का ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 pH। क्लियर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है बेटा 12। दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH होता है 14 NaOH का। क्लियर, क्लियर बच्चों, क्या क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, नेक्स्ट। अगर pH लेस देन 5.6 हो, किसका, रेन का, किसका, रेन का pH अगर 5.6 हो तो उस रेन को बोलते थे एसिड रेन, जो कि हमारे लिए वेजिटेटिव
क्रॉप्स के लिए और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। क्लियर है? क्योंकि इनका जो लाइफ है वो क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। बात सुन भाई, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम में जो डाइजेशन सिस्टम जो होता है बेटा, उसमें है ना स्टोमक की वॉल जो है तो वो एचसीएल सीक्रेट करती हैं और वो गैस्ट्रिक जूस में आ जाता है, उसका पीएच का 1.2। ओके बच्चों, माउथ जो हमारा होता है ना, तो उसमें हमारे क्या होते हैं बेटा, टूथ्स, दांत जो होते हैं। दांतों की जो परत जो बनी होती है, बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी डीप में करेंगे इस बात को, ठीक है। आपके टॉपिक में ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर से है नहीं, ठीक है। माउथ जो होता है, इसमें माउथ, मैंने माउथ के पीएच की बात की थी 5.5 पीएच। टूथ जो डिके होता है, टूथ डिके, टूथ डिके जब होता है, जब पीएच कितना हो जाए, पीएच हो जाए लेस देन 5.5। ओके 5.5 से कम हो जाए। अब ये होगा कब बेटा, जो हमारे दांत होते हैं ना, ये वाले दांत जो दांत होते हैं, दांत दांत जो होते हैं, है ना, ये एक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक मटेरियल है, ओके, केमिकल है, ये याद रखना आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। और इससे बना होता है, इसको बोलते हैं इनेमल, ओके, इनेमल स्पेलिंग देखना जरा, इनेमल की सही है क्या, ENAMEL, ओके। इनेमल बेटा ये बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इनेमल, ओके। अब ये वैसे नॉर्मली खराब नहीं होता, कुछ भी चीज खा लो तो खराब नहीं होगा, लेकिन एक सॉल्यूशन बेटा, कौन सा, शुगर सॉल्यूशन। अगर हम जैसे चीनी वगैरह खाते हैं ना, वो अगर हम खाए तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है उसमें। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, डिके कर देते हैं। बात समझ में आई? और जब ये बैक्टीरिया इसको डिके करेंगे तो ये खराब होना, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा कोलगेट या वो जो भी है टूथपेस्ट करो, लेकिन टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर पर। ध्यान रखना, टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का, ताकि जो यहाँ एसिड बन रहा हो उसको वो न्यूट्रल कर सके। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। पीएच जो है बच्चों, दूध का भी पीएच होता है, क्योंकि दूध में जब कर्ड बनाते हैं, ठीक है, दूध में कौन सा होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है बच्चों, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ओके। ऑरेंज में कौन सा होता है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, ओके। स्ट्रिंग ऑफ एंट और नेटल प्लांट में कौन सा होता है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, इसको बच्चों मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ओके। एप्पल में कौन सा होता है, एप्पल में एसिटिक एसिड। क्लियर? ये सारे क्या है, कुछ पीएच है, सॉरी एसिड है, जो हमारे कुछ खाने वाली चीजों में मिलते हैं, ओके, या फिर कुछ डंक, चींटी के डंक में, ठीक है, इन सभी में ये मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, ओके। कॉमन जो सॉल्ट होता है NaCl, दिस इज द कॉमन सॉल्ट बेटा, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके। बनता कब है, NaOH और NaCl, ओके, उससे ये हम बनाते हैं। पहला काम, अगर इसका NaCl का एक्वा सॉल्यूशन हो और हाईली सैचुरेटेड तो उसको बोलते हैं ब्राइन, ओके। अगर इस ब्राइन में हमने वाटर डाल दिया और किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो बच्चों, तो दोस्तों एक रिएक्शन होने वाली है, क्या, कि अगर NaCl में डाला तो बनेगा NaOH और प्लस में क्या बना भाई,
क्या बना है, प्लस में निकलेगा Cl2 गैस और साथ में H2 गैस, तो मॉलिक्यूल यूज कर लो। ओके, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर पॉइंट। तो ये यहां से एलिमिनेट हुआ। अब जो ये NaOH यहां से गया और क्लोरीन गैस यहां से गई, बेटा क्लोरीन गैस यहां से आई है, हम इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले अगर हम बात कर ले NaOH की कि NaOH क्या काम करता है, दिस इज कॉस्टिक सोडा, यस और नो। इसका नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, जो कि बहुत अच्छा एक बेस है, जो कि क्या है, बहुत अच्छा बेस होने वाला है। ओके, जो कि एक बहुत अच्छा बेस होने वाला है, ये हमने बनाया यहाँ पर। बेटा एक चीज और याद रखनी है आपको कि Cl2 जब भी रिलीज होगी तो वो एनोड पर रिलीज होगी, H2 कैथोड और साथ में इसके NaOH भी कैथोड पर, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल NaOH और H2 कैथोड पर रिलीज होंगे। ओके, सब ऐसे ही अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर बनाऊं, क्या बनाता हूं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या ऐड करता हूं, क्या फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, CaClO2, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, मुझे क्या काम करना है, मुझे CaOH की ट्वाइस इससे क्लोरीन गैस को पास करा देना है, यस। और जब इसको क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो ये बनेगा CaClO की ट्वाइस प्लस में एक Cl यहां से बेटा, एक यहां से, क्या निकल गया, क्या निकला भाई, CCl2, क्या निकला, CaCl2, CaCl2 यहां से रिलीज हुआ, बात समझ में आई, CaCl2। तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और वाटर भी गया, क्या वाटर भी गया, कितना, +2H2, बोलो समझ में आया, क्या सुनो, समझ में आया भाई। CaC ये जिसको, दिस इज बेटा हिंदी में इसको घनत्व चूर्ण बोलते हैं, है ना, और यहां पर हम इसको क्या बोल देंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। यूज कहां कहां आता है इसका, देखिए यूज देखते हैं इसके यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या क्या हैं, पहला यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फर्स्ट बेटा क्लीनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जर्म्स, बेटा जो जर्म्स वगैरह होते हैं ना उससे छुटकारा, पानी को साफ करता है। सेकंड, ब्लीचिंग इन पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, ओके, पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री, इसमें हम इसका यूज करते हैं। थर्ड, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ओके, ये तो था हमारे पास में कौन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसको बहुत सारे बच्चे वैसे भी जानते होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कैसे जानते हैं भाई, बेकरी में यूज होता है इसलिए जानते हैं बेकिंग पाउडर। मेजर पॉइंट है कि बनता कैसे, देखो NaOH प्लस
क्या डालते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस NH3, ओके, NaCl, NaCl, ओके। ये चीज हम इसमें ऐड करते हैं और क्या बनता है, ये बनेगा NaHCO3 साथ में NH4Cl। बच्चों रिएक्शन तो बहुत आसान है, याद हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें NH3 क्यों यूज किया गया। भाई जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें ये पता है कि ये क्या बन सकता है, ये NH3 जो बना है, जब हमने वाटर डाला इसमें, ध्यान से सुनना भाई, जब हमने इसमें वाटर डाला तो क्या यहां से कुछ ऐसा बनता है, NaOH प्लस Cl निकला और ये HCl, क्लियर। अब HCl क्या है, एसिड, और ये क्या, बेस, ये तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। इसी रिवर्स रिएक्शन को रोकने के लिए हमने NH3 यूज किया, बस नहीं, क्योंकि NH3 भी बेसिक है, खैर ये आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन NH3 एक बेसिक है, और बेसिक है तो ये HCl इससे रिएक्शन करेगा, दैट बनेगा NH4Cl, बस नहीं। इसलिए हमने कि ताकि रिवर्स रिएक्शन ना हो, हमने क्या यूज किया, यहाँ पर NH3 यूज किया, ध्यान रखना इस बात का, रिवर्स रिएक्शन ना हो केवल इसके लिए, ओके। चलो बेकिंग पाउडर हमने बना लिया, यूजेस क्या क्या भाई इसके, यूजेस क्या क्या बेकिंग पाउडर के, पहला तो बेकरी, BAK, पहले BAK ERY, BAK बेकरी, हाँ बेकरी, यस बेकरी में यूज करते हैं, ओके। एडिबल फूड्स है, ओके, एडिबल फूड्स से बेटा बेकरी में चीजों को फुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज इसके लिए किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, आग बुझाने में इसका काम किया जाता है। और अगर कहीं एसिड जैसे चींटी डंक मार दे या फिर कहीं मधुमक्खी काट ले, ओके, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन उस पर रब कर देंगे, दैट इज वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओके, वहां भी काम आता है न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। और कहां काम आता है भाई, एक इंपॉर्टेंट काम, अगर लेबोरेटरी में कहीं भी एसिड अटैक हो जाए या फिर एसिड डल जाता है हाथों पर, ओके, एस्ट्रोजन जा रहे हो इतना तो पता होगा, है ना, कि अगर एसिड से बर्न होता तो पानी तो डालेंगे नहीं, क्या डालेंगे उस पर, बाइकार्बोनेट डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर का पेस्ट बनाकर उसको लेप कर देंगे, दैट इज वो न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो ये बेकिंग पाउडर क्लियर हुआ, यस। नेक्स्ट देखो कॉस्टिक सोडा तो हो चुका, नेक्स्ट है कौन सा भाई, वॉशिंग सोडा, दिस इज Na2CO3, बनता कैसे है, लेकिन वॉशिंग सोडा ही नहीं, इसमें होता है 10H2, यस, ठीक है। बनेगा कैसे, अगर हम NaHCO3 को डिसोसिएट कर दें, ओके, NaHCO3 को क्या करते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं, क्लियर है, NaHCO3 को क्या करते हैं, डिसोसिएट, पकड़ो, तो ये क्या बनता है भाई, हीटिंग किया, ये बनेगा Na2CO3, साथ में क्या निकला, H2O प्लस CO, बोलो क्लियर, CO2 H2O निकला, सीधे यहां, ओके। ये मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हुआ, लेकिन मैं इसके दो मॉलिक्यूल यूज करूंगा तो यहां पर बैलेंस करने के लिए CO2 भी रिलीज करवाऊंगा, क्लियर है। ये क्या था, जब हमने क्या तोड़ा, हमने तोड़ दिया क्या, बेकिंग पाउडर, ठीक है। लेकिन बेटा अब बनाना तो हमें ये है, क्या काम करूंगा भाई, Na2CO3, 10, इसको वाटर में डालो, क्या बनेगा, दिस इज Na2CO3 और 10H2O, जितने 10 डेकाहाइड्रेट होता, ध्यान रखना, मोनो नहीं, ट्राई नहीं, टेट्रा नहीं, 10 H2O है तो इसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, बात सुनना ही, ओके। चलो ये भी फॉर्म हो गया भाई। अब इसका यूज क्या है, यूज भाई सिंपल है, वॉशिंग सोडा है ना, सोप इंडस्ट्री,
पेपर इंडस्ट्री, ओके, ग्लास इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज होता है। ओके, कौन कौन सी भाई? सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, इसका यूज होता है। और क्या है भाई? सोप, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री, इसका यूज होता है। दूसरा, बोरेक्स बनाने में यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स, ओके, बोरेक्स बनाने में यूज होता है। तीसरा, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, और फोर्थ, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, लास्ट है बच्चों, ओके, कि एक और है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, दिस इज कैल्शियम सल्फेट। बच्चों, कैल्शियम सल्फेट को हम दो तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे CaSO4 हाफ H2 और CaSO4 2H2, ओके, कैल्शियम सल्फेट, ओके, एक इसमें जिप्सम है और दूसरा इसमें कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं, और ये क्या है? जिप्सम, ओके, दिस इज जिप्सम and this is plaster of Paris. Hemihydrate और this is dihydrate, okay, क्लियर है? डॉक्टर लोग जो होते हैं बच्चों, वो इसको क्या करने के लिए? प्लास्टर करने के लिए, जैसे हड्डी क्रैक हो जाती है किसी की, है ना, तो उसको एक इस तरीके से रखना कि वो मूव ना करे, तो उसको क्या करते हैं? प्लास्टर चढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टर जब इसको चढ़ाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, ओके, ताकि वो और ज्यादा क्या हो जाए? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ध्यान रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, क्या वाटर डालने से चीजें सॉफ्ट होती हैं, या मतलब सॉल्ट जो है वो सॉफ्ट रहेगा या फिर हार्ड बनेगा? बेटा हार्ड बन जाएगा, ओके, उसका क्रिस्टल बन जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उसका, समझो बात को। तो वाटर के बनने से ऐसा नहीं है कि चीजें गीली हो, गीली तो होगी वो, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? जैसे जैसे हमने CuCO3 देखा था ना, जब हमने उसको वॉल पर किया था हाइड्रोक्साइड को, तो CO2 उससे क्या किया? इंटरेक्ट, तो CaCO3 बन गया, वाटर उसमें से रिलीज और दैट फॉर्म हो गया CaCO3, ओके। तो बेटा चैप्टर फिनिश हो गया अपना, क्लियर पॉइंट। तो अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको पढ़िए। तो थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आप। सोचो, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम कौन सा? मेटल और नॉन मेटल वाला, ठीक है। तो इसको भी देखते रहिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो वो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, ओके। मेटल जो होते हैं सॉलिड और हार्ड, ओके, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? मर्क्यूरी को छोड़कर, Ag को छोड़कर, ओके। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ओके, गैस में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, क्लियर है? ओके। सॉलिड जो होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, लेकिन नॉन मेटल डज नॉट। इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं? इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन, बट ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं, ओके। इसमें सॉलिड है, ठीक है, Hc, बेटा इसमें ब्रोमीन
लिक्विड में मिलता है। ओके, आयोडीन जो है वो सॉलिड में होता है। ओके, आयोडीन कैसे मिलेगा? सॉलिड में मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ब्रिटल इन नेचर और ये नॉन ब्रिटल। ओके, इसकी शाइनी सरफेस होती है और इसकी रफ, शाइनी नहीं होती। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? ओके, तो ये ऐसी ये प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल और नॉन मेटल की। और सुनो, ये एसिड बेस से रिएक्शन कर इसके मेटल ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो भी कैसे होते हैं? वो भी बेसिक होते हैं। इनके मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक रहेंगे। हाइड्रोक्साइड वो भी एसिडिक रहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मेटल और नॉन मेटल के लिए। क्लियर है? ठीक है, एक बार अपना नोट डाउन कीजिए। ओके, आगे डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट नॉन मेटल डज नॉट शो। ओके बच्चों, मेलिएबिलिटी क्या होती है? वो वायर में कन्वर्ट करना, सॉरी शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट करना, थिन शीट कन्वर्जन। ओके, हम मेटल को पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? वायर में कन्वर्ट करना। ओके, वायर में कन्वर्ट करके हम मेटल को अगर हीट करें तो उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल के केस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर? गैलियम एंड सीजियम, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। बट डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट इसको छोड़कर डायमंड। ओके, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बस समझे? कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं जैसे ग्रुप फर्स्ट वाले, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। ओके, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। ओके, ये तो थी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सबसे पहला पॉइंट, बर्निंग। तो जब इन्हें बर्न करते हैं, अपॉन बर्न, ओके, जैसे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो ये मेरा बने MgO, जो कि एक वाइट कंपाउंड होता है। ओके, और हमें यहां से वाइट की फ्लेम मिलती है। कैसे फ्लेम मिलती है?
व्हाइट फ्लेम। क्लियर? तो ये बना क्या भाई, मेटल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो बनता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल को अगर मेटल के मतलब एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। सेम ऐसे ही अगर मैंने कॉपर को बर्न किया ऑक्सीजन से तो बना 2CO कॉपर ऑक्साइड। अगर मैंने एल्यूमिनियम को बर्न किया O2 में ये बना Al2O3। ओके, क्लियर रहा? क्लियर रहा भाई? ओके। नेक्स्ट, अगर मैंने ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड विद एसिड, अगर मैंने मेटल ऑक्साइड को एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट किया तो क्या बनेगा, जैसे Al2O3 प्लस H क्या बनेगा AlCl3, इसका मतलब 3 लो, ओके, और प्लस 2AlCl3 यहाँ पर 6 प्लस में क्या लीजिएगा 3H2। सेम Al2 अगर O3 को मैंने बेस में ट्रीट किया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, एंड तो बना 2NaAlO2 प्लस में क्या निकला वाटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हम NH से ट्रीट करते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ट्रीट कर रहा हूं Na2O को किसके साथ, वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, ओके, मेटल ऑक्साइड विद वाटर लिखोगे, मेटल ऑक्साइड विद वाटर तो बनेगा क्या 2NaOH बेस बनेगा, ओके। अगर मैं K2O को ले रहा हूं वाटर में तो भी क्या बनेगा 2KOH। तो आपको याद ये रखना है कि अगर मैंने ऑक्साइड को किस में डाला, एसिड में डाला तो सॉल्ट बन रहा है, लेकिन अगर मैंने ऑक्साइड को वाटर में डाला मेटल के तो क्या बनेगा, तो बेस बनेगा, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, बेटा कॉपर बर्न नहीं होता लेकिन वो एक कलर जरूर बना देता है, कैसे, रस्टिंग हो जाती है उसमें CO3, जो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। इन पर एक थिन लेयर बन जाती है। अगर मेटल क्या हो कि मेटल जो है वो रिएक्ट करे, मेटल रिएक्ट विद वाटर, अगर मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से तो हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। कौन सी गैस एलिमिनेट होगी, हाइड्रोजन गैस, ओके, लिख लो, मेटल रिएक्ट विद वाटर H2 गैस इवॉल्व, H2 गैस इवॉल्व हो रही है, कैसे देखो, अगर मैंने यहां पर कोई मेटल लिया K प्लस H2O लिखा, दो पोटेशियम लिए, दो H2O ले लिए और ये बनेगा 2KOH और साथ में H2 गैस विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकलेगी। तो हम कहेंगे कि मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो बेस तो बनेगा, लेकिन रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई मेटल ऑक्साइड है और वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वो मैंने अभी बताया था, तो मैं क्या बनेगा बेटा, बेस बनेगा, क्या बनेगा, बेस बनेगा। बोलो समझ में आया, यस और नो, यस और नो। मेटल अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वो भी बेस बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वो भी बेस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम, एक्सेप्शन केस है बच्चों, अगर हम एल्यूमिनियम को ट्रीट कराते हैं 3H2 वाटर से, ओके, तो यहां पर बेस नहीं बनेगा भाई, Al2O3 प्लस 3H2। और सेम अगर आयरन को ट्रीट कराते हैं 3H2O से 4H2O से
तो बनता है Fe3O4। सबको पता है रस्टिंग वाली प्रोसेस है। ओके, क्लियर है पॉइंट? क्या समझ में आया आपको ये कि एल्यूमिनियम जब वाटर सेक्शन किया तो Al2O3 ऑक्साइड बना, आयरन वाटर सेक्शन किया तो ये Fe3O4 तो भी ऑक्साइड बना। क्लियर? अब क्या हो कि अगर ये रिएक्शन किससे कर लें, एसिड से करें। बेटा बहुत सिंपल सी एक बात है कि मेटल से जब भी एसिड कोई रिएक्शन करेगा तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। लेकिन अगर किसी मेटल से एसिड ने रिएक्शन किया है तो मेटल हैलाइड बनेगा, मेटल हैलाइड, और साथ में गैस निकली H2। बट अगर यहाँ मैग्नीशियम हुआ और ये हुआ कोल्ड HNO3 तो भाई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैग्नीशियम हुआ हॉट HNO3 तो रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, MgNO3 और साथ में H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो क्या हम इस क्या बोल सकते हैं भाई, इसको क्या बोले हम इसको कि जब भी मेटल से रिएक्शन हुई एसिड की तो क्या हाइड्रोजन गैस निकली और बना मेटल का सॉल्ट। क्या बना? मेटल का सॉल्ट हो गया। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। रिएक्ट सॉल्यूशन टू अदर मेटल सॉल्ट। अगर हम मेटल को, एक मेटल है और ये दूसरा मेटल सॉल्ट है, इससे रिएक्शन करा दें तो क्या होगा भाई? दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई रिएक्टिव मेटल होगा और यहां पर कोई लेस रिएक्टिव होगा। अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है कि एक रिएक्टिव और एक मोर रिएक्टिव होगा तो बेटा जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। जैसे अगर मैं जिंक की बात कर लूं कॉपर सल्फेट में, ओके, ये मेटल है तो ये जिंक इस कॉपर को यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज जिंक सल्फेट, और बाद में कॉपर बाहर। बोलो क्लियर? यस और नो? ओके, तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर। ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल की? रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों ध्यान से सुनो, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखना आपको कौन से ग्रुप? फर्स्ट वाले। इसमें क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग करेंगे पोटेशियम से, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। बोलो क्लियर? ये वाले पहले आएंगे, पहले ग्रुप फर्स्ट, उसके बाद ग्रुप सेकंड। क्लियर? उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, देन जिंक और देन आयरन, देन उसके बाद पीवी लेड। क्लियर? अब आएगा हाइड्रोजन और देन कॉपर, देन सिल्वर और देन उसके बाद क्या? Au, गोल्ड। यहाँ इनके बीच में हम मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं, Hg। ओके, याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। क्या? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे ईएम वाले हैं। ओके, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, बेबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। आपको पता है भाई सोना रिएक्शन नहीं करता किसी से, सबसे लास्ट। चांदी भी रिएक्शन नहीं करती। मर्क्यूरी है वो आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन वो भी रिएक्शन नहीं करती। और कॉपर भी, तांबा भी बहुत कम रिएक्शन करता है। तो ये सब तो आगे लास्ट में। क्लियर? क्लियर भाई? हाइड्रोजन यहाँ बीच में। अब हम ये पढ़ते आए हैं भाई कि सोडियम, पोटासियम, ये सारी ऐसी धातु है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पढ़ता है नहीं पढ़ता है? आपको याद रखना, हमको सबसे पहले रखोगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करता भाई, खंबे देखो बने पड़े हैं कितने। ओके, एल्यूमिनियम के रिएक्शन नहीं करेगा। जिंक बेटा लेयर चढ़ाने काम आती, वो रिएक्शन नहीं करता।
आयरन, अरे आयरन पड़ी तो जिंक की लेयर चढ़ाते हैं ताकि जिंक टूट जाए, आयरन बच जाए, ठीक है। उसके बाद लेड, शीशा, ओके। चलो ये होती है रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है पता आपको? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर ये दो हैं, ओके, जिंक और आयरन, और आयरन का कोई ये है, मान लो जिंक के पास FeSO4 है, तो जिंक इसको हटा देगा यहां से, खुद बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस Fe। क्लियर? ये है इसका मतलब। पसंद आई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, metal form ionic bond with non-metal। मेटल बच्चों आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। थोड़ी सी यहां से वॉश केमिस्ट्री चलने वाली है, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो बेटा, ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। बॉन्ड आयनिक क्यों बना है, ध्यान से सुनना भाई। हमने लिया NaCl, ओके। एक हमारे पास होती है नोबल गैस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ओके, क्लियर। इनका जो सेल है इसमें है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 एटॉमिक नंबर। इसका 10 एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन, इसका 18 इलेक्ट्रॉन, 18 एटॉमिक नंबर, इसका 36। बस ज्यादा की बात नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों एटम ये चाहते हैं कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, बात समझे। अगर दोनों एटम ये चाहता हो तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक। कैसे? देखो Na और ये Cl, अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड में यूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये बनेगा Cl नेगेटिव प्लस Na प्लस, दैट इज आयनिक। बेटा Na सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11, लेकिन एक पॉजिटिव आ गया, एक घटा तो कितना आ गया? 10। बोलो 10 है नहीं? बन गया भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ली। सेम क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17, और इलेक्ट्रॉन भी 17, लेकिन एक नेगेटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो बन गया 18। बोलो बन गए दोनों। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें क्या बन जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए और दोनों की बन जाए, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बोलो समझ में आया? छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, उधर घुमा फिरा के हमने छोटे से कंसेप्ट में इसको वेरीफाई कर दिया। दोनों CaCl2 आयनिक, कैसे भाई? कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, 2Cl नेगेटिव। देखो ये फिर 18 हो गया, और कैल्शियम का 20 होता है, ये फिर से 18। देखो क्लियर? MgO, ये लो आयोनिक, कैसे पता भाई? Mg 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये लो 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये लो। क्लियर? क्लियर है? हमें नहीं पढ़ना वहां से के एलिमेंट सेल वगैरह वगैरह, हमें नहीं पढ़नी, ओके। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों इसमें प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, भाई आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी है। कैसे? ऑफ आयनिक क्या क्या है लिखो। सबसे पहला तो बेटा ये हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर? आयनिक का इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। ब्रिटल होते, ब्रिटल इन नेचर, ओके।
नेक्स्ट गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन बोलो या फिर एक्वस बोलो, एक्वस स्टेट, नॉट ड्राई, ड्राई फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राई फॉर्म में तो ये सूखे पड़े हैं, और ड्राई फॉर्म में अगर सूखे हैं तो आयन तो रिलीज ही नहीं है ना। तो क्या करना, हमें इसमें वाटर डालना ताकि आयन क्या हो सके, इसके फ्री हो सके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, आयनिक बॉन्ड की। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? आयनिक मॉलिक्यूल्स की ये सारी प्रॉपर्टी है। आपको दिक्कत नहीं? चलो मैं आपको कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कुछ फैक्ट बताना चाह रहा हूं। ओके, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके 10th में गिवन है, तो इसलिए वो मैं बता रहा हूं। ऑर्डर आ सकता है कि बताइए पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए कंसेप्ट को। थोड़ा सा लेवल यूज करूंगा मैं, क्योंकि 10th से तुम्हें समझ में नहीं आने वाला हूं। देखो भाई, मैंने अभी क्या बनाया था, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। बस ध्यान से 5 मिनट सुनिए। ओके, देखो बेटा, मैंने यहां पर NaCl बनाया था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल Na, ये इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन यहां दिए थे इसने क्लोरीन को, अगर ये वापस खींच ले तो ये फिर से NaCl बनेगा, टूटेगा तो नहीं। और NaCl अगर ये बना तो बेटा ये तो शेयरिंग हो गई ना भाई, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका काम चल गया, इसने वापस दे दिया तो काम चल गया। तो क्या करेंगे, तो शेयरिंग हो गया, और शेयरिंग से बॉन्ड बनता है कोवैलेंट। ओके, और कोवैलेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है लेस। तो इसका मतलब डिपेंड किस पे किया भाई, डिपेंड किया इस एटम पर, जैसे कि ये कितनी जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। अगर मैं ये बात करूं भाई LiCl है, NaCl है, KCl है, इनकी अगर बात करूं और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो देखो भाई Cl एटम सब में सेम है, Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है। Cl यहां भी क्या है, नेगेटिव, Cl यहां भी नेगेटिव, Cl यहां भी नेगेटिव। ठीक है, अब इस Cl से इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ जल्दी खींच लेगा, लिथियम खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, और स्मॉल साइज जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। हमें पता है भाई इस सेल का जो न्यूक्लियस के पास रहेगा उसका साइज स्मॉल, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, तो क्या ये Cl से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, और जल्दी खींचेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें हुआ ज्यादा हो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस। इसका मतलब ये नहीं खींच पाएगा, तो ये कंप्लीट आयन है, दिस इज कंप्लीट आयनिक बॉन्ड, और कंप्लीट आयनिक बॉन्ड है तो KCl का ज्यादा है बेटा किससे, NaCl से, और NaCl का ज्यादा है किससे, LiCl से। बोलो समझ में आया कैसे? यस और नो, यस और नो। एक मॉलिक्यूल और, अगर मैं बात करूं CaO और मैंने ये बात कर ली MgCl2, क्लियर? मुझे बताना है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये बात ध्यान से सुनो भाई। फिर से भाई कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और Cl 1 नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन खींच तो दोनों ही रहे, लेकिन अब जल्दी कौन देगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जल्दी दे सकता था, लेकिन साइज इसका बड़ा है, तो ये जल्दी देगा यहां पर इलेक्ट्रॉन, देगा नहीं देगा भाई मैग्नीशियम यहां से जल्दी खींचेगा, यस और नो? और मैग्नीशियम को जल्दी खींचेगा तो क्या कोवैलेंट बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? क्या ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई नहीं हुई वापस, और वापस हुई तो ये तो कोवैलेंट बना, और ये क्या बना बेटा, कैल्शियम तो नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा तो ये बनेगा आयोनिक। और हमने यही तो पढ़ा कि आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट, दैट इज CaO का ज्यादा रहेगा बच्चों किससे, Mg। बोलो आया कंसेप्ट समझ में आ रही है? एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है बेटा, रट्टा मारोगे आंसर परफेक्ट लगाओगे, कंसेप्ट समझोगे आंसर परफेक्ट लग जाएगा। बोलो समझे? जिसमें वापस से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसमें वापस से इलेक्ट्रॉन ना आए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट
हाई। बोलो समझ में आई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इनकी? सॉल्युबिलिटी होती है हाई। आयनिक बॉन्ड की सॉल्युबिलिटी हाई, क्योंकि वाटर में बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, अक्रेंस ऑफ मेटल। नेक्स्ट है अक्रेंस ऑफ मेटल, कि भाई मेटल कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? भाई आप सब जानते हो मेटल जो होते हैं अगर जहां प्रेजेंट है उसके साथ अगर साल्ट फॉर्म में है तो वो मिनरल्स है, क्या वो मिनरल्स है। और अगर मिनरल्स में बहुत ज्यादा इंप्योरिटी प्रेजेंट है या मेटल प्रेजेंट है, मेटल अगर इस मिनरल्स में है तो उसको बोलते हैं ओर। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है नहीं? क्लियर? यस, क्या बोलते हैं? मिनरल्स। ठीक है। एलिमेंट ऑफ कंपाउंड व्हिच अकर्ड नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं बेटा उसको बोलते हैं मिनरल्स। ओके, at some place minerals contain very high percentage of particular metal, लेकिन अगर मेटल की परसेंटेज इसमें हाई होगी तो उसको बोल देते हैं उसका ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आपको कुछ ओर्स है बेटा वो याद रखने हैं। कौन कौन से ओर्स हैं, कहां कहां से कौन सा मेटल निकाला जाता है, किस प्रोसेस से निकाला जाता है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। जब वो बेटा अक्रेंस में, हाँ ये देख लेते हैं पहले, ध्यान से सुनिए। हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी तो हमें ये पता था कि कुछ मेटल मोर रिएक्टिव, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव, कुछ एवरेज। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो नेचर में फ्री नहीं मिल सकते, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये नेचर में फ्री नहीं मिल सकते। अगर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है तो नेचर में फ्री मिलेंगे, जैसे सोना फ्री मिलता बेटा, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं। ओके, सिल्वर, बात सुनना है, ये फ्री मिलते हैं। क्लियर है? तो हम इनके बेस पर क्या करेंगे कि भाई गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर किस नेचर में मिलते हैं? फ्री नेचर। ये तो मिल जाते हैं फ्री। कॉपर और सिल्वर प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर। बच्चों ये एग्जाम में आता है कि सल्फाइड ओर किसका होता है? सल्फाइड। ओके, तो कॉपर और सिल्वर का होता है सल्फाइड ओर। ठीक है, सल्फाइड ओर। बाकी सारे ऑक्साइड से मिलते हैं, कार्बोनेट से मिलते हैं और सल्फाइड से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, एक टेबल बनाते हैं बहुत सिंपल सी, जिससे हम इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। और रहेगा सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे इसको, क्या करेंगे? कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, जब इसको कंसंट्रेशन किया तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा 3 पार्ट है जो अभी बात कर रहे थे हम? हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव मेटल। दूसरा मीडियम रिएक्टिविटी या एवरेज रिएक्टिविटी। तीसरा लो रिएक्टिविटी। पहले मैं लो रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेता हूं क्योंकि इसके मेटल को निकालना आसान है, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ओके, देखो ये बेटा कि कौन से ओर में मिले थे? सल्फाइड ओर। आपको याद भी हो जाएगा, मैं 2-3 बार यूज करूंगा, आपको याद हो जाएगा। लो रिएक्टिविटी में सिल्वर था, कॉपर था। ओके, ये सल्फाइड ओर में मिले थे। ठीक है, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को करेंगे रोस्टिंग। याद रखना बच्चों, रोस्टिंग किसके लिए की जाती है? सल्फाइड ओर के लिए की जाती है। ठीक है, और देन यहां से मेटल और मेटल की कर देंगे रिफाइनिंग। इंपोर्टेंट क्या था? व्हाट इज रोस्टिंग? ओके, सल्फाइड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन आर कॉल्ड रोस्टिंग। समझ में आई बात? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट यहां पर इसकी बात करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसको, क्योंकि ये मिनरल्स में मिलेगा बेटा, मोर रिएक्टिव, NaCl KCl वगैरह। ओके, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओर और दैट इज प्योर मेटल। बेटा इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल की। तो जो हमने ये देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे जब हम हाईली रिएक्टिव का, तो इलेक्ट्रोलिसिस से समझेंगे उसको, ठीक है, तो बाद में देखेंगे उसको। अब हमें देखना है कि एवरेज जिनकी रिएक्टिविटी उनको कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। उनके जो होते हैं, एक तो था कार्बोनेट, एवरेज वालों में एक कार्बोनेट आएगा, दूसरा क्या आएगा सल्फाइड। ओके, दूसरा क्या आएगा सल्फाइड। कार्बोनेट को जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो कैल्सिनेशन, और इसको जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो करेंगे रोस्टिंग। फिर से वही चीज है। ओके, कैल्सिनेशन से हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे और हमें मिल जाएगा यहां से प्योर मेटल। आई थिंक क्लियर। ओके, प्योर मेटल। देखिए अभी हम पहले रोस्टिंग वाले मॉलिक्यूल ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्या है, ठीक है। चलो हम रोस्टिंग वाले जिसमें क्या है सल्फाइड बन रहा है। सल्फाइड बच्चों डायरेक्ट हीटिंग से भी सल्फाइड से हम क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे देखिए, अगर मैंने हम लिख रहे हैं यहां पर रोस्टिंग, ROSTING रोस्ट, क्या करना भाई इसमें किसके लिए है, पहले तो सल्फाइड ओर। ओके, और सल्फाइड ओर में जैसे हमने लिया पहले HGS, बेटा मर्क्यूरी का सल्फाइड, सिनेबार इसको बोलते हैं, सिनेबार। ओके, हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और बन के आएगा HgO प्लस में SO2 गैस, ठीक है। बैलेंस कीजिए, 2HGS ले लो, 2 ले लो, ठीक है, क्या बनेगा 3O2। बोलो क्लियर। यहां से क्या निकल गया 2HgO। अब जो यहां से 2HgO निकला है इसमें डाल देंगे बेटा हम क्या, सिंपल, बहुत ज्यादा हीटिंग, और ये बन जाएगा 2HJ साथ में O2 गैस। यहां से हमने निकाल लिया मर्क्यूरी। बोलो क्लियर। ये थी एक रोस्टिंग प्रोसेस जिसमें हमने सल्फाइड ओर को डायरेक्ट क्या किया, हीट किया। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा एक और है बच्चों, कौन सा, सल्फर। जैसे अगर मैंने Cu2S लिया और प्लस इसमें भी ऑक्सीजन डाली और हीटिंग कर दी, तो ये फिर से वही बनेगा CO2 प्लस में 2SO2, SO2 गैस निकलेगी वही रोस्टिंग। ध्यान रखना है, ऐसा एग्जाम आ सकता है कि रोस्टिंग में कौन सी गैस एलिमिनेट होगी, रोस्टिंग में एलिमिनेट होगी SO2 गैस, ठीक है। यहां से Cu2O बना प्लस हमने फिर Cu2S डाल दिया, दोबारा से डाल दिया, और ये क्या बना फिर से 6Cu प्लस SO2, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए प्रॉपर बन गया। फिर से क्या बना, एक सल्फाइड निकला। ओके, क्या आपको रोस्टिंग समझ में आ रहा है। ओके, क्या कौन सी गैस निकलेगी, SO2। नेक्स्ट देखिए एक और रोस्टिंग प्रोसेस, अगर मैंने क्या लिया है जिंक सल्फाइड ZnS प्लस 3O2, इसको भी हीट दिया, पहले बना ZnO और प्लस में क्या रिलीज हो गई SO2 गैस। ये तो अपना फेवरेट है भाई। ओके, क्लियर है, ये तो अपना फेवरेट रहेगा, ठीक है। फिर क्या है ZnO, इस बार मैं इसमें कार्बन डाल दूंगा और कार्बन डालूंगा, कोक के साथ रिएक्शन होगी तो ZnS और साथ में निकलेगा CO। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, यस और नो, यस। और देखिए अगर मैं इसको जिंक CO3 ले लेता हूं, सिंपल हीटिंग कर दो, सिंपल हीटिंग करेंगे तो ZnO प्लस में CO2 गैस, ये कैल्सिनेशन है। हमने बोला था कैल्सिनेशन और
कौन से? रोस्टिंग दोनों होती है एवरेज रिएक्टिविटी वालों के लिए। बोलो क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूं, कौन सा? रिड्यूसिंग मेटल, जो रिड्यूस कर दे बेटा। कौन से हैं? जो रिएक्टिविटी स्टेज में सबसे फर्स्ट है, कौन से? Na, K और एल्यूमिनियम, ये सारे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये रिड्यूस कर देते हैं बेटा मेटल को, मतलब मेटल का रिडक्शन कर देते हैं। ओके, मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। दो इक्वेशन देखिए, पहली रिएक्शन है, अगर मैंने MnO2 प्लस में एल्यूमिनियम डाला, ओके, तो बना बच्चों क्या? Mn बन गया 3Mn लिक्विड फॉर्म में, प्लस में 2Al2O3 और हीट इसमें से निकली है। ओके, दिस इज थर्माइट रिएक्शन। कौन सी है? थर्माइट रिएक्शन। एक और है थर्माइट रिएक्शन। ओके बेटा, जब भी मेटल डाला जाएगा, रिड्यूस हो रहा होगा मेटल का ऑक्साइड, तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकलने वाली है, और जितनी हीट निकलेगी कि मेटल जो फॉर्म होगा वो लिक्विड में फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसी एक प्रोसेस हम रेलवे ट्रैक पर यूज करते हैं दो पटरियों को ज्वाइंट करने में। याद है आपको? देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं भाई? उसमें हम लेते हैं Fe2O3 और साथ में लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, सॉलिड में, और इसको हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं। फिर क्या बनता है? 2Fa लिक्विड प्लस Al2O3 और साथ में हीट यहां से निकलती है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दिस इज थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भी? थर्माइट रिएक्शन। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? हम वो जो पाउडर भरते हैं हम आयरन का, जैसे Fe2O3, एल्यूमिनियम, उसमें क्या डालते हैं? मेटल, और उसमें हीटिंग करते हैं। ओके, तो हीटिंग करने के बाद और ज्यादा उसमें प्रोसेस जब होती है, ठीक है, तो आयरन बन जाता है लिक्विड में, जो कि पटरियों के बीच में गैप को भर देता है, और Al2O3 एल्यूमिनेट, और साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलती है। बात समझ में आई? ठीक है, दिस इज थर्माइट रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे करते हैं? मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, है ना, मोर रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। एक सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ओके, तो दोनों सीखते हैं बेटा, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम जो भी हमारे यहाँ पर मिनरल्स ओर है, इसका मिनरल्स ओर, इसको बेटा एक्वस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक्वस में जब इसको कन्वर्ट किया तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। बेटा जो कैथोड रहेगा, कैथोड जो अपने इलेक्ट्रोड है उस पर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, और जो एनोड है उस पर अपना नॉन मेटल, जो भी सॉल्ट वाला है, नॉन मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे? अगर मैंने Na प्लस और Cl यहां पर लिया है, तो बेटा Na एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बनेगा Na डिपॉजिट, और Cl एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, दैट फॉर्म होगा Cl। ओके, ये यहां पर गैस, यहाँ पे आप इसको लिबरेट बोलो, गैस ही तो गैस रहेगी। ठीक है, किस पर? एनोड पर। बोलो क्लियर? क्लियर? इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग में बच्चों, कि हम जो सॉल्यूशन लेते हैं, ये क्लियर हुआ? ओके,
इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, देखो बेटा हमने यहां पर एक सेल यूज की है, ओके। हम एक एनोड बनाते हैं और एक कैथोड, ध्यान से सुनना भाई, और इसको हमने जोड़ दिया आगे कुंजी से, ओके। ये कैथोड हो गई और ये एनोड, ओके। ध्यान से सुनना भाई, प्योर मेटल की अगर रहेगी, प्योर मेटल, तो वो कैथोड, मतलब प्योर मेटल की एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, उसका नाम को देंगे कैथोड, ठीक है। और इम्प्योर मेटल की जो इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड, वो हमने एनोड, क्लियर। और इसमें जो सॉल्यूशन भरेंगे वो मेटल सॉलिड, उसका सॉल्यूशन यहां पर भरेंगे। बात सुनना है, बात सुनना बेटा। एनोड जो हमने बनाई वो इम्प्योर मेटल की, कैथोड जो हमने बनाई वो प्योर मेटल की, और जो इसमें सॉल्यूशन जो डालेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो डालेंगे, वो डालेंगे मेटल का ही सॉलिड। बात क्लियर, बात क्लियर, यस। अब क्या होगा, अब हम जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो जो भी इंप्योरिटी होंगी इसमें मिनरल्स में, वो यहां डिपॉजिट हो जाएंगे, ओके। कहां हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन। देखो impurity settle down at the bottom of the anode and called anode mud, और उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। और प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, जो इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रॉन ली हमने इससे, ओके, वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में, ओके। बात सुन में आई भाई, बात सुन में आई कि भाई जो इम्प्योर, इससे इम्प्योर जो मेटल था ये यहां से कहां हो जाएगा, इसमें जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट से हम यहां लिखेंगे एनोड, क्या है, इम्प्योर मेटल। एनोड से ये रिलीज हुआ, रिलीज मेटल किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, लाइटिक सॉल्यूशन, और यहां से डिपॉजिट हो गया एट कैथोड पर। बहुत समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये थी अपनी रिफाइनिंग बेटा। तो लास्ट टॉपिक अपना रह गया है कोरोजन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कोरोजन, आई थिंक सबको आता होगा बेटा। क्या होता है कि आयरन होता है, प्लस यहां पर मॉइस्चर रहेगा या फिर एसिडिक कंडीशन रहेगी, ओके, और उससे बन जाता है Fe2O3, एक ब्राउन कलर की, कौन से कलर की, ब्राउन कलर। आयरन जो होता है बेटा, है ना, और उस पर कैसी कलर की, एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। किसकी लेयर होती है, ऑक्साइड लेयर, ठीक है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, दैट इज इसको बोल देते हैं हम, क्या हो गया कि आयरन की रस्टिंग हो गई, ओके। और इसी को क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोलते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई। सेम ऐसे ही कॉपर जब होता है तो उस पर अगर CO2 अटैक करता है तो ये बन जाता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ओके। तो ये भी एक कोरोजन है बेटा, क्लियर। मतलब क्या है कि चीजें खराब हो जाती हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, चाहे CO2 रहे, चाहे मॉइस्चर रहे, चाहे वो एसिड रहे। मेटल हमेशा क्या करेगा, लेयर फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम में बच्चों, एल्यूमिनियम पर एक ऑक्सीजन की लेयर बनती है, फिर लेयर बनती है, लेकिन वो लेयर जो होती है वो उसको फर्दर रिएक्शन से करने से बचा लेती है, ओके, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो एल्यूमिनियम तो अच्छा है, उसके पास अगर लग जाए तो, ठीक है। तो बस इतना ही था ये कोरोजन का, लेकिन इसका प्रिवेंशन जरूरी है, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों खर्च होते हैं बेटा
कोरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, घरों में देखो आप, हाउस होल्ड चीजें देखो, उनमें भी बहुत सारा क्या होता है, खर्चा होता रहता है, ओके। तो हमें ये रोकना है, तो इसको कैसे रोकते हैं? या तो पेंटिंग वगैरह कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भाई, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? हाँ, पेंटिंग करने से रोक सकते हैं। पेंटिंग देखो, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है भाई? पेंटिंग, है ना। कैसा? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। फर्स्ट भाई पेंटिंग, या तो पेंटिंग करो। सेकंड बाय गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन इससे करो। मतलब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भाई? जिंक लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक लेयर एट आयरन, आयरन पर जिंक की क्या चढ़ा देते हैं भाई? लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जिंक बहुत रिएक्टिव है, तो आयरन को रिएक्शन करने से पहले जिंक पर रिएक्शन होगी। बात क्लियर? चलो बेटा, यहां पर क्या करें? थर्ड क्या? मिक्सचर यूज कीजिए, मिक्सचर ऑफ अलॉय, मिक्सचर ऑफ अलॉय, अलॉय यूज कीजिए आप। कैसे? अलॉय कौन कौन से भाई पूछा जाता है, एच स्टेट में आ सकता है, ध्यान रखना। एक अलॉय पूछा जा सकता है, देखो, एक होता है ब्रास, एक ब्रॉन्ज, एक स्टेनलेस स्टील और एक सोल्डर। चार मेरे पास मिक्सचर आते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर? आयरन, निकेल और क्रोमियम, ठीक। ब्रास किसका मिक्सचर है भाई? ब्रास जो मिक्सचर है वो है कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। ये किसका? ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। और शोल्डर किसका भाई? लेड एंड टिन, ओके। टिन, एसएन जो सिंबल होता है वो किसका भाई? टिन का सिंबल है, ठीक है। या फिर आप ये यूज कीजिए, क्लियर है। ब्रास मिक्सचर बेटा जंग नहीं लगेगा, ब्रॉन्ज जंग नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील कभी जंग नहीं लगता, घरों में देखो रेलिंग वगैरह होती है ना, कभी जंग नहीं लगता। या फिर सोल्डर, ठीक है, पीबी और एसएन कभी भी जंग नहीं लगता। बात समझ में आई? तो या फिर ये अलॉय यूज कीजिए, तो बस हो गया भाई कोरोजन, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम हो गया। अब अपना एक पोर्शन रह गया, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको भी फिनिश कर देंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ओके। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।